हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आपकी 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट, कॉर्डेट्स, सेकंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड थर्ड एवोल्यूशन। सो फर्स्ट पेपर है कॉर्डेट्स। इसमें स्टडी करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स की जो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। अब कॉर्डेटा फाइलम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड उन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हैं उन एनिमल्स को क्या कहेंगे? कॉर्डेट एनिमल्स। तो उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, बॉडी कैसे काम कर रही है, बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, किडनीज कैसे फंक्शन करती हैं, वो सब स्टडी करेंगे सेकंड पेपर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। थर्ड पेपर है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में एवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन क्या है कि कोई स्पीशीज़ कैसे डेवलप हुई। अभी जो सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ पर वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब वो डेवलप हुई थी तब वो बहुत ही अलग दिखती थी अभी से। तो कैसे उनकी फॉर्म्स में चेंजेस आए, कैसे चेंज होते होते अभी जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है अर्थ पर वो फॉर्म हुई, तो उसकी स्टडी करेंगी एवोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले जो पेपर ले रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फर्स्ट जो पेपर की स्टडी करेंगे वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। यानी ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन क्या है? पाचन, यानी अपन ने जो भी फूड इनटेक किया, फूड जो भी लिया अपन ने, उसका डाइजेशन कैसे होगा? वो स्मॉलर पीसेस में कैसे ब्रेक डाउन होगा, उसका कैसे टूट जाएगा फूड जो भी अपन ने लिया बॉडी के अंदर जाकर स्मॉलर पीसेस में, और बाद में उसका यूज़ कैसे करेगी बॉडी। तो उस सब जो भी फंक्शन है उसकी स्टडी करेंगे किसके अंदर? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट, अब डाइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है, अपन क्यों फूड इनटेक करते हैं, फूड क्यों लेते हैं, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे क्या मिलती है? बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी किस काम में आएगी? बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, रिएक्शंस चलती रहती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? वो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, उपापचय क्रियाएँ चलती रहती हैं। यानी नए नए मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, और जो पहले से ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका ब्रेकडाउन भी होता रहता है, या जो अपन ने फूड इनटेक किया उसका ब्रेकडाउन भी होता रहता है, वो टूटते रहते हैं। इन सब रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए? बॉडी को एनर्जी चाहिए भी होती है, और इन प्रोसेस के बाद बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है, बनती भी है। तो फूड अपन ने जो इनटेक किया वो क्या होगा? पहले तो टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अपन फूड इनटेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए। फिर उस एनर्जी का यूज़ किस में होगा? बॉडी में नए जो मॉलिक्यूल्स हैं, नए बॉडी को अगर कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम चाहिए, लिपिड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके फॉर्मेशन में फिर उस एनर्जी का यूज़ हो जाएगा। तो जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस में 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। मेटाबॉलिज्म यानी जो उपापचय की क्रियाएं हैं, उपापचय की जो रिएक्शंस हैं उसमें कितनी रिएक्शंस कंबाइन होंगी? एनाबॉलिज्म की रिएक्शंस भी आएंगी एंड कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन भी आएंगी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? किसी बड़े मॉलिक्यूल का
ब्रेक डाउन हो जाए, कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए और स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना ले, तब उन रिएक्शंस को क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। और अगर कोई मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में जुड़कर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, तब उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। अब क्या होगा, पहले जो भी फूड इनटेक किया उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। अब फर्स्ट क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन टूट जाएंगे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। अब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स या तो अगेन और सिंपलर मॉलिक्यूल्स, अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो इनका डाइजेशन कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? स्टमक के अंदर। स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे? जो बड़े मॉलिक्यूल स्टमक के अंदर आए, जो फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, उसका डाइजेशन हो जाएगा स्टमक के अंदर, या फिर जिसका नहीं हो पाए उसका इंटेस्टाइन के अंदर, और क्या बन जाएंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये कहाँ तक चले जाएंगी? मेनली लिवर जो है, लिवर तक पहुँच जाएंगे। अब लिवर में या तो हो सकती है कौन सी रिएक्शन? कैटाबॉलिज्म की। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो सकते हैं और क्या बना सकते हैं? CO2 बना सकते हैं और वाटर बना सकते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन हो सकती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जो फिर अपन जब ब्रीथ करेंगे तब बाहर निकल जाएगी। वाटर बन गया, जो किसी और रिएक्शन में काम में आ जाएगा या स्टोर हो जाएगा। और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, जो अपन को चाहिए अदर रिएक्शंस के लिए। या फिर ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, बन गई जितनी काफ़ी है, तो अभी जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका क्या हो सकता है? एनाबॉलिज्म। और ये दोबारा से क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जो बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। फिर जब बॉडी को नीड होगी एनर्जी की, तो दोबारा इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन हो जाएगी और दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सिंपलर या जो नॉर्मल साइज मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होना तो क्या है? कैटाबॉलिज्म। और उन मॉलिक्यूल से फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी और बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होना है एनाबॉलिज्म। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, बॉडी को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी। एनर्जी चाहिए तो कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी, उस टाइम पे एनर्जी नहीं चाहिए तो फिर एनाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। या फिर बॉडी को कोई एंजाइम या प्रोटीन चाहिए, तब भी किसकी रिएक्शन होगी? एनाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी, और फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, प्रोटीन, एंजाइम बॉडी में फॉर्म हो जाएंगे। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं बॉडी के अंदर। इन सब रिएक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन कहते हैं। अब इस वाली रिएक्शन में क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, चाहिए होगी। इसमें निकल रही है, इसमें चाहिए होगी। तो एनर्जी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, उसमें एनर्जी बनती भी रहती है और एनर्जी यूज़ में भी आती रहती है। तो इसलिए कंटिन्यूसली अपन को क्या करना होता है? फूड इनटेक करना होता है, जिससे अपन की बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी के लिए, एंजाइम है, प्रोटीन है, वो बनते रहें। तो अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है? जो भी फूड स्टफ़ होता है, भोजन सामग्री जो होती है, जो भी अपन खा रहे हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या काम कर रही है वो? तो फर्स्ट तो यही है, फ्यूल की तरह काम कर रही है, ईंधन की तरह काम कर रही है और बॉडी को एनर्जी दे रही है। ठीक है, ये फूड मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनसे क्या मिली? एनर्जी मिली। अब मान लो कोई बॉडी में चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए भी क्या ज़रूरी है? फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़रूरी हैं, उन्हीं से एनर्जी मिलेगी इस काम के लिए भी। बॉडी की ग्रोथ के लिए भी फूड ही ज़रूरी है, खाने से ही एनर्जी भी ग्रोथ होगी बॉडी की। और जो सारी एंजाइम्स का प्रोडक्शन है या हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, वो भी कौन करेंगे? ये जो फूड मॉलिक्यूल्स एंटर किए बॉडी के अंदर, यही करेंगे। तो ये हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, या जो भी चीज़ चाहिए बॉडी को, उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। अब भोजन के साथ जो भी फूड अपन ने इंटेक किया, उसके साथ विटामिन भी आ जाते हैं जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन का फॉर्मेशन भी
बॉडी के अंदर विटामिन भी फूड के साथ ही आते हैं। तो ये है फूड की इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब अपन एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट से कोई फूड इनटेक कर रहे हैं, कोई भोजन सामग्री जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरे को पोषण या फिर न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी फूड को इनटेक करना, फूड को लेना, वो क्या है, न्यूट्रिशन। और जो फूड अपन ले रहे हैं वो क्या है, फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट मटेरियल। अब क्या क्या हो सकता है, भोजन सामग्री या फूड मटेरियल कौन कौन से टाइप का हो सकता है, तो क्या हो सकता है, मेनली क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। अपन ने जो भी चीज़ खाई उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकता है, लिपिड प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है, तो ये मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, फूड मटेरियल या फिर भोजन सामग्री। तो फर्स्ट किसकी स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फर्स्ट तो जो एनर्जी बॉडी को मिल रही है वो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। जो भी अपन चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होता है। तो बॉडी को एनर्जी भी किससे मिलेगी, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके स्ट्रक्चर में। एक तो प्रेजेंट होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब इसका अपन फॉर्मूला लिखें किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं ये, तो इसका फॉर्मूला होगा ये, यानी अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, एक जो एटम है कार्बन का, तो ऑक्सीजन का भी एक ही होगा। हाइड्रोजन के कितने होंगे, फिर 2 होंगे। ऐसे ही अगर क्या है, कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, तो फिर उसकी इक्वल ही होंगे, ऑक्सीजन की भी 2 होंगी, फिर हाइड्रोजन की डबल हो जाएंगी, कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं कि कितने कौन सा एलिमेंट का नंबर क्या होगा। एन है यहाँ पर कार्बन का नंबर, तो कार्बन का नंबर अगर कितना है, 3 है, तो कार्बन 3, ऑक्सीजन भी फिर 3 ही होंगी, इक्वल हैं दोनों, और हाइड्रोजन हो जाएगा डबल 6। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर नंबर निकाल सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट हैं वो निकाल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें एक और चीज़ देखने में क्या आई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं, वाटर के अंदर जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में किसके अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं। वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। इसमें भी जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो रेशियो क्या है, सेम है। नंबर सेम है वो ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक 6 हो सकते हैं, ऑक्सीजन 3 हो सकते हैं, बट रेशियो क्या आएगा उनका, फिर सेम ही आएगा, 2:1 ही आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर्स हो सकती हैं, या फिर डाइसेकेराइड्स हो सकते हैं, या पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। सिंपल शुगर्स कैसी होती हैं, टेस्ट में स्वीट होती हैं, मीठी लगती हैं टेस्ट में, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। अगर वाटर में इसको अपन डिज़ोल्व करेंगे, घोलेंगे, तो ये घुल जाएगी, तो वाटर सॉल्युबल होंगी। इनको अपन चाहें कि अपन इनको और सिंपल शुगर्स में तोड़ दें, ब्रेक डाउन करवा दें इनका, और क्या बना दें, सिंपल और ज़्यादा सिंपल शुगर्स बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे सिंपल टाइप की शुगर्स कौन सी हैं, यही हैं सिंपल शुगर्स। और क्या कहते हैं इनको, मोनोसेकेराइड, है ना। तो मोनोसेकेराइड ही क्या है, सबसे सिंपल टाइप ऑफ शुगर्स हैं। इसको ब्रेक डाउन करवा के और सिंपल शुगर्स को फॉर्म नहीं कर सकते। इसमें कार्बन का नंबर कितना हो सकता है, 3 to 10 हो सकता है। यानी यहाँ पे अपन कितने ले सकते हैं, 3 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। 2 नहीं होंगे, 2 तो एग्जाम्पल ले लिया था। 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के कभी भी नहीं होंगे किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर, 3 से स्टार्ट होता है।
तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो सकते हैं किसी भी मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल में। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जिसमें कितने कार्बन होंगे, 3 से लेकर 10 तक कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर उस मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, तब उसको क्या कहेंगे, ट्रायोस। 4 प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे उसको, टेट्रोस। 5 प्रेजेंट हो तो पेंटोस। 6 प्रेजेंट हो तो हेक्सोस। ऐसे करके इनको कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। अब सिंपल शुगर में भी कौन सी कॉमन होती हैं, अब 3 से लेकर 10 तक हो सकते हैं कार्बन नंबर। इसमें भी 5 कार्बन नंबर और 6 कार्बन नंबर वाली जो शुगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। नेचर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी होंगी, 5th और 6th नंबर वाली शुगर्स, यानी ऐसी शुगर्स जिसके अंदर कितने कार्बन है, या तो 5 कार्बन है या तो 6 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो उसको क्या कह रहे हैं अपन, पेंटोज शुगर, और 6 कार्बन होंगे तब उसको क्या कहेंगे, हेक्सोज शुगर। तो फर्स्ट पेंटोज शुगर। अब इसका फॉर्मूला अपन लिखें तो क्या होगा, कार्बन कितना है 5, कार्बन हो गया 5, एन क्या है कार्बन नंबर 5, एच कितना हो जाएगा 5 × 2 10, एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 5। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा हमेशा C5H10NO5, यानी इनका मॉलिक्यूलर, हर पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा, यही होगा। पर पेंटोज शुगर भी फिर अलग अलग टाइप की होती हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर फिर अलग अलग तरह से बनेगी, तो पेंटोज शुगर भी फिर अलग अलग टाइप की होगी। अब मेन जो पेंटोज शुगर है वो कौन कौन सी होती हैं, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। एग्जाम्पल है पेंटोज शुगर के, फर्स्ट तो आ जाएगा राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का फॉर्मूला वही होगा C5H10NO5। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन होंगे इसके अंदर, 5 कार्बन होंगे। तो जो भी रिंग्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इसका स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं, एक रिंग की फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसके कॉर्नर्स हमेशा क्या शो करते हैं, कार्बन। यानी यहाँ पे क्या है, इसके कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो 4 कार्बन्स तो ये हो गए। कितने कार्बन चाहिए अपन को, 5। क्या है फॉर्मूला, ये कार्बन कितने चाहिए, 5 चाहिए, और यहाँ पे इसके क्या होंगे, अटैच्ड होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, राइबोस का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, केमिकल स्ट्रक्चर है इसकी ये। केमिकल स्ट्रक्चर में ये है फर्स्ट कार्बन पे होगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक होगा हाइड्रोजन। फिर ये होगा इसका सेकंड कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। थर्ड कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फोर्थ कार्बन पे होगा CH2OH, तो ये हो जाएगा 5th कार्बन। तो हो गए टोटल 5 कार्बन्स। अब हाइड्रोजन हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, राइबोस शुगर का। अब इसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, इसी में थोड़ा सा चेंज होगी, एक और पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कि इसमें एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है, C5H10, फिर इसका कितना रह जाता है, O4 ही रह जाता है। नॉर्मली तो अगर पेंटोज शुगर है तो यही फॉर्मूला होगा, बट ये थोड़ी अलग टाइप की होती है, थोड़ी ड्राइव्ड होती है, इसी में थोड़े से चेंजेस से बनती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, C5H10NO5 हो जाएगा। डीऑक्सी है यानी इसमें क्या कम है, एक ऑक्सीजन कम एटम कम है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर, ये होगा। तो फर्स्ट पे है ऑक्सीजन, सेकंड जो कार्बन नंबर है इस पर ऑक्सीजन का एक एटम
एब्सेंट होता है। थर्ड पर है और फोर्थ पर और फिफ्थ की स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आया, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। तो ये होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर कहाँ मिलती हैं? डीएनए जो है, डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। और आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। तो डीएनए में ये शुगर है, आरएनए में ये वाली शुगर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये दोनों ही क्या है? डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर या पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती हैं। और पेंटोज शुगर और कहाँ प्रेजेंट होंगी? एटीपी जो है जिससे एनर्जी मिलती है बॉडी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। NAD निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। NADP निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और बहुत से कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं उनके फंक्शन में, इनके अंदर भी पेंटोज शुगर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये थी सारी पेंटोज शुगर्स।